हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुंदेलखंड क्लासेस। दोस्तों, आज से एक नई क्लास पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं। ये हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आपको ये पढ़ाई जाएगी। इसमें कोशिश की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से पढ़ाया जाए और इस तरह से समझाया जाए जिससे कभी रटना ना पड़े और अच्छे से समझ में आए। इसमें पूरी सावधानी बरती है, त्रुटि ना हो। लेकिन यदि फिर भी त्रुटि कहीं होती है तो उसके लिए आप कमेंट्स में बताइएगा। और बहुत अच्छी तरीके से नोट्स को बनाया गया है और इतने दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, इसका कारण ही यही था कि नोट्स को तैयार करना। अब कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू क्लास चले। ठीक है, तो आज की पहली क्लास करते हैं भारत में संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये पार्ट्स 1 है या क्लास 1 है। आइए हम इसको पढ़ते हैं। तो भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसको देखते हैं। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? अभी तक हमें यही पता है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में थी। एक्चुअल में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1599 ईस्वी में। ठीक है, लंदन में, जो कि वहाँ के उद्योगपतियों का एक समूह था। ठीक, और हमारे यहाँ 1600 ईस्वी में थी, इसलिए हमें ये पता होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में बनी, लेकिन एक्चुअल में 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी ने इसको 15 वर्षों के लिए एक अनुमति पत्र दिया। ठीक है, जिसे चार्टर्ड एक्ट 1600 कहते हैं। ठीक है, चार्टर्ड एक्ट 1600 एक अधिकार पत्र होता था। यह एक अधिकार पत्र था। ठीक है, इसके बाद चार्टर्ड एक्ट 1600 क्या कहता है? महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उस समय कौन थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। और भारत की यदि स्थिति की बात करें तो भारत में केंद्रीय सत्ता में, ठीक है, सेंट्रल में कौन थे? अकबर था। कौन था? अकबर। ठीक, ठीक है। तो क्या होता है कि 15 वर्षों के लिए कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार होता है, लेकिन यह अधिकार समय समय पर बढ़ाते बढ़ाते 1600 से 1813 ईस्वी तक एक अधिकार चलता है। ठीक है, 1813 ईस्वी तक। ठीक, 1813 ईस्वी में एकाधिकार पत्र समाप्त कर दिया जाता आंशिक रूप से, मतलब भारत में समाप्त कर दिया जाता, लेकिन चाय भारत में और चीन के साथ ये अधिकार दिया जाता है कंपनी। ठीक है, एक नज़र में मतलब कंपनी का समाप्ति कब होती है ये चीज़ देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद 1833 में व्यापार का पूर्ण अधिकार समाप्त कर दिया जाता है और 1858, ठीक है, कंपनी ही समाप्त कर दी जाती है। ठीक, इसके बाद कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें 24 सदस्य थे, यही इसके मालिक होते थे। इन्हें निदेशक मंडल कहा जाता था। ठीक है, ये इस कंपनी के लिए नियम और कानून बनाते थे। इसके बाद चार्टर्ड एक्ट 1726 आता है। अब देखिए, जब कंपनी समाप्त कर दी गई और जैसे कि पता है कि हमारा 1858 का समय था। ठीक है, उसमें जो महारानी जो रहती हैं उसको क्या भारत की सम्राज्ञी नियुक्त कर दी जाती है। ठीक है, तो इससे पहले ये तो डाइट कंपनी समाप्त कर दी गई, लेकिन
कुछ स्टेप बाय स्टेप ऐसे कदम उठाए गए थे कि जिससे कंपनी को अचानक से समाप्त ना करके धीरे धीरे समाप्त किया जा सके। इसलिए इसके बारे में देखते हैं। क्या होता है कि चार्टर्ड एक्ट 1726 का चार्टर्ड एक्ट क्या कहता है? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, ठीक है, जो प्रेसिडेंसी गवर्नर अपनी अपनी प्रेसिडेंसी के लिए विधि या कानून बना सकेंगे। देखिए, अब धीरे धीरे क्या कहा जा रहा है कि धीरे धीरे इन चीज़ों को चेंज किया जा रहा है, ठीक है, कि अचानक से हम राज्य नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा रहा है। तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो जो 1726 का चार्टर्ड एक्ट था उसमें क्या था कि कलकत्ता, मुंबई, मद्रास ये तीनों ही थे, ठीक है। अगर हम भारत की बात कहें तो यहाँ से अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ से मुंबई, ठीक है, मद्रास और बंगाल इसी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी या फिर प्रेसिडेंसी कह सकते हैं इसे, ठीक है, था। अब इसके बाद क्या आता है कि इस समय कंपनी कि जो कुछ कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल वगैरह थे, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि 1757 को एक फेमस बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध युद्ध था, प्लासी का युद्ध। इसे कंपनी ने जीत लिया था। और 1764 का जो बक्सर युद्ध था उसे भी कंपनी ने जीत लिया था, ठीक है। 1764 के बाद कंपनी का भारत में राजनीतिक शुरुआत हुई थी। इसमें 1765 में क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की, ठीक है, जो कि मुगल सल्तनत से की गई, जो दिल्ली में बैठे थे, और बंगाल के जो लखनऊ के नवाब थे उनसे भी की गई। दो दो संधि अलग अलग समय पे की गई, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। और उसने देखिए क्या क्या फायदे लिए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्राप्त हो गई। दीवानी कंपनी को प्राप्त हो गई, इसका मतलब है कि वहाँ के सारे टैक्सेस जो थे वो कंपनी को ही मिलेंगे। यहीं से कंपनी का राजनीतिक जीवन स्टार्ट हुआ, या कह सकते हैं कि राजनीति में पदार्पण हुआ, ठीक है। क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया। इसके बारे में पढ़ेंगे, द्वैध शासन क्या होता है, द्वैध शासन क्या होता है, ठीक है। भ्रष्टाचार के कारण द्वैध शासन विफल हो गया। भाई उसने क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन तो लगाया, लेकिन कंपनी इस समय तक इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी कि वहाँ का प्रत्येक अधिकारी अपना अलग से एक बिजनेस करना चाहता था, उसे इतना प्रॉफिट दिख रहा था, तो इतनी भ्रष्ट हो गई कि वह विफल हो गया। इसके बाद जब कंपनी ने ब्रिटेन में लोन के लिए अप्लाई किया, भाई जब यहाँ विफल हो गई, पैसा नहीं बचा, टैक्सेस नहीं आए, ठीक है। इसके भी रीजन थे कि इससे पहले क्या थे कि यहाँ के जो देसी राजा, जो कि कोई भी मनसबदार या राजा जिस प्रकार से बनाए, मुखिया जो थे या कह सकते हैं कि जमींदार थे, वो टैक्स वसूलते थे, तो भारतीयों से उस अपने हिसाब से टैक्स वसूलते थे। लेकिन अब सीधा कंपनी को दे दिया गया, तो कंपनी तो आम आदमी तक नहीं पहुंच सकती। उस हिसाब से उसे समझ में नहीं आता किस प्रकार से टैक्स वसूला हो, उसमें भी भ्रष्टाचार था। तो भाई कंपनी घाटे में चली गई। अब घाटे में चली गई तो इसने क्या किया, कंपनी ने ब्रिटेन में फिर से लोन के लिए अप्लाई कर दिया। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो थे, लॉर्ड जॉर्ज नॉर्थ, ने देखा कि भारत का व्यापार कंपनी के हाथों में है और साथ ही साथ तीनों प्रेसिडेंसी की दीवानी भी कंपनी के पास है, फिर भी ऐसा क्या है जो कंपनी घाटे में चल रही है। भाई सारी कंपनी, जितना भी व्यापार है वो भारत में इतने बड़े देश से व्यापार हो रहा है, वो भी कंपनी के हाथों में है। तीनों प्रेसिडेंसी, बंगाल इतना बड़ी प्रेसिडेंसी है, मुंबई और चेन्नई या फिर मद्रास उस टाइम कहा जाता था, इनकी भी दीवानी कंपनी के पास है, फिर भी कंपनी घाटे में क्यों चल रही है? तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने क्या किया, एक गुप्त समिति का गठन किया। तो समिति ने निष्कर्ष निकाला कि कंपनी ही भ्रष्ट है,
कंपनी ने क्या निष्कर्ष, जो समिति थी उनकी क्या उनने निष्कर्ष दिया या अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसमें क्या कह दिया कि कंपनी ही भ्रष्ट है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ ने क्या कहा, अब समय आ गया है कि कंपनी को रेगुलेट किया जाए। भाई वो तो पहले से ही देख रहे थे कि भाई कंपनी बहुत हो गई है, अब हम अपने स्थायी शासन करेंगे वहाँ पे जाके, और अब उन्हें मौका भी मिल गया था तो उन्हें कंपनी को ही रेगुलेट कर दिया। तब 1773 का रेगुलेट एक्ट आया। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है उसे नॉर्थ इंडिया एक्ट कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट को क्या कहा जाता है, नॉर्थ, जिसमें नॉर्थ क्या है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड नॉर्थ, उनके नाम से आया। 1773 ईस्वी में आया। लॉर्ड नॉर्थ की एक गुप्त समिति की जांच के आधार पर एक्ट पारित किया गया। ठीक, आगे देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रस्ताव पारित किए गए। अब इसमें भाई तो कुछ डेवलपमेंट किए गए, जैसे कि बंगाल का गवर्नर अब क्या गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल सबसे बड़ी थी, मुंबई और मद्रास। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल अब क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर, पहले सभी में गवर्नर होते थे, अब क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल। भाई देखिए, शुरुआत में क्या था, तीनों प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको कानून या विधि बनाने का अधिकार तो था, लेकिन अब जो गवर्नर था बंगाल का उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया और दोनों प्रेसिडेंसियों को इसके अधीन रखा गया। इस कारण वॉरेन हेस्टिंग जो था बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल बना। देखिए बहुत क्वेश्चन आते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इन चीज़ों को देखिएगा आप, आगे चल के देखिए इन तीनों चारों गवर्नर जनरल को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया, सीधे सीधे क्वेश्चन, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, वायसराय। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, तो आप ध्यान देखिए अभी क्या है, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग और प्रथम गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग ही बना। ठीक है, क्योंकि तीनों प्रेसिडेंसी में बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे बड़ी तथा समृद्ध थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी फसलें होती थी। ठीक है, इसलिए ज़्यादा समृद्ध थी, यहीं से व्यापार अधिक होता था, इसलिए यहाँ के गवर्नर जनरल को ही गवर्नर जनरल बनाया गया है। भाई यहाँ के जो गवर्नर था उसी को गवर्नर जनरल बनाया गया। मद्रास या मुंबई प्रेसिडेंसी को इसके अधीन रखा गया। कुछ मामलों में भारत में केंद्रीकृत सत्ता का प्रारंभ हो गया। देखिए अब केंद्रीकृत शासन का प्रारंभ हो गया, क्यों, क्योंकि भाई एक ही प्रेसिडेंसी को, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसी को केंद्र बनाया दिया गया, दोनों को इसके अधीन रख दिया गया। तो कुछ हद तक तो यहाँ पे केंद्रीयकरण हो रहा है ना, यहाँ पर शक्ति के केंद्रीकरण की कोशिश की गई है। ठीक है, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक परिषद, भाई गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई। इससे ये पता चलता है कार्यपालिका का भी उदय हो गया। इस परिषद का कोई भी निर्णय वोटिंग के आधार पर किया जाता था। भाई इस परिषद में जो भी निर्णय लिया जाता था वह वोटिंग के आधार पर किया जाता था। ठीक, अब वोटिंग कैसी होती थी आइए देख लेते हैं। 3:1 से, किससे, 3:1, 3:1। यदि प्रस्ताव पारित हो गया तो वह प्रस्ताव को पारित माना जाएगा या विधेयक को पारित माना जाएगा, लेकिन अगर बहुमत 2:2 या 1:1 के रेशियो में आए तो गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार था, किंतु अभी भी गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं थी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई।
कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की घोषणा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, 1773 में की गई, लेकिन 74 में वह बनकर तैयार हुई। एक न्यायपालिका का उदय हुआ धीरे धीरे, ठीक भाई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो एक न्यायपालिका हुई। यह एक अभिलेख न्यायालय था, या ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक। अब देखते हैं अभिलेख न्यायालय क्या होता है। अवमानना पर दंड दे सकते हैं, इसके फैसले सुरक्षित रखे जाते हैं और अन्य समान मामलों में नजीर या उदाहरण के रूप में दिए जा सकते हैं। मतलब क्या था भाई, कलकत्ता में कोई भी ऐसा केस हुआ जिस पर सजा दी गई, तो ये इस चीज़ का उदाहरण कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की तरह है। इसी का उदाहरण देकर ये भी सजा दे सकता है और ये भी सजा दे सकता है, मतलब मुंबई भी दे सकता है और मद्रास भी दे सकता है। तो उदाहरण के रूप में संरक्षित किए जाते थे। इस सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, एलिजा एम्पो, ठीक है, क्या था, एलिजा, क्या था, एलिजा एम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आप अपने सुझाव कमेंट्स में दे सकते हैं, ठीक है। लाइक और शेयर करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।